नमस्कार दोस्तों, एपिकल एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हर बार की तरह आज भी हम लोग यहाँ पर आपकी एग्जाम के आईएमपी क्वेश्चन जो है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी जिसको हम लोग हिंदी में पादप कार्यकी कहते हैं, इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और पीजीआर यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में, श्वसन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन के बारे में और पादप वृद्धि हार्मोन के बारे में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले हमारे जो वीडियो है दोस्तों, जिसमें एग्रोनॉमी हम लोग पढ़ चुके हैं, पोमोलॉजी पढ़ चुके हैं, एंटोमोलॉजी पढ़ चुके हैं, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स, इन 5 टॉपिक के वीडियो, 5 डिपार्टमेंट की वीडियो ऑलरेडी भी आपको अवेलेबल करवा चुका हूं। और आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे आज के पहले 10 क्वेश्चन जो प्लांट फिजियोलॉजी में बड़े इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम के अंदर पूछे गए। बात करेंगे आज के पहले 10 क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, यहां पर आज हमारा पहला क्वेश्चन है द साइट ऑफ द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, देखिए दोस्तों, यहां पर मैं एक साथ 2 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी कि ऑक्सीकरणीय फास्फोराइलेशन कोशिका में कहां होता है। और सेकंड क्वेश्चन है द साइट ऑफ द फोटोफास्फोराइलेशन, कोशिका के अंदर फोटोफास्फोराइलेशन कहां पर होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो फास्फोराइलेशन यहां पर भी है और वही फास्फोराइलेशन यहां पर भी है। दोनों कॉमन शब्द है ना, यहां पर भी फास्फोराइलेशन है, यहां पर भी फास्फोराइलेशन है, लेकिन फर्क यह है यहां पर है ऑक्सीडेटिव वाला और यहां पर है फोटोफास्फोराइलेशन। दोस्तों, इन दोनों में फास्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन या सिंथेसिस या रिलीजिंग ऑफ द एटीपी। तो यहां पर फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का निर्माण होना, लेकिन फर्क यह है कि ये ऑक्सीजन की वजह से होती है, जबकि ये वाली फोटो यानी कि सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की वजह से होती है। तो यहां पर दोस्तों, ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है ये रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के दौरान बनने वाली एटीपी की हम बात कर रहे हैं, जबकि जो फोटोफास्फोराइलेशन है ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली एटीपी की हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन, श्वसन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन फोटोसिंथेसिस कहां होता है, प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसलिए फोटोफास्फोराइलेशन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेटिव यानी वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है और O2 की रिक्वायरमेंट कहां होती है, रेस्पिरेशन, श्वसन के अंदर, तो हमारा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगर फोटोफास्फोराइलेशन बोल देते हैं यानी कि वहां पर सनलाइट की बात कर रहे हैं और सनलाइट का यूज करके एटीपी कहां बनती है, फोटोसिंथेसिस में, तो वो कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कई बार यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों को कंफ्यूज भी कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि फास्फोराइलेशन दोनों में कॉमन रहेगा, एक जगह ऑक्सीडेटिव रहेगा, एक जगह फोटोफास्फोराइलेशन रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। देखिए, यहां पर फिर बात की है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी यहां पर एटीपी के बनने की बात कर रहे हैं और वही रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये काम कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रेस्पिरेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के लास्ट में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही का नाम पूछा हुआ है। और दोस्तों, यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की बात कर रहे हैं और वहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब अलग अलग एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस में वो कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसमें कॉपर यानी कि तांबा पाया जाता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है प्लास्टोसाइनिन जो होता है, प्लास्टोसाइनिन, इसके अंदर कॉपर पाया जाता है। तो यहां पर
कॉपर कंटेनिंग यानी कॉपर युक्त इलेक्ट्रॉन ग्रही कौन होगा, प्लास्टोसाइनिन होगा। अगर यहां पर हमारा क्वेश्चन होता कि आयरन कंटेनिंग, आयरन जिसके अंदर लोहा पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो यहां पर उसका आंसर होता है हमारा फेरेडॉक्सिन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लास्टोसाइनिन होता है उसके अंदर कॉपर पाया जाता है, जबकि जो फेरेडॉक्सिन होता है उसके अंदर आयरन पाया जाता है। और दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, O2 evolved during the photosynthesis is comes from, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो होते हैं वो CO2 और H2O का यूज करके सनलाइट की प्रेजेंट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। दे मैन्युफैक्चर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में हरे पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो हमें ये तो पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधे जो O2 मुक्त करते हैं वो कहां से आती है, तो दोस्तों वो आती है H2O यानी कि जल, वाटर से ऑक्सीजन आती है। और ये आपकी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाली, मुक्त होने वाली O2 कहां से आती है, तो वो H2O यानी कि जल से आती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर वन मोलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। यहां पर भी जो क्वेश्चन है ये फोटोसिंथेसिस का है, और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑक्सीजन के एक अणु को मुक्त करने के लिए, वन मोलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक अणु को मुक्त करने के लिए कितने फोटॉन की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहां पर जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उसको क्वांटा में मापा जाता है, तो फोटॉन मतलब सनलाइट की बात कर रहे हैं। और एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, एक O2 को मुक्त करने के लिए 8 क्वांटा लाइट, 8 क्वांटा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा कि फोटॉन जो है वो कितने चाहिए, 8 फोटॉन चाहिए, या क्वांटम रिक्वायरमेंट जो होती है यहाँ पर वो 8 क्वांटा लाइट, 8 क्वांटा सनलाइट अगर मिलेगा तब जाकर के ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज होता है। तो यहाँ पर सनलाइट को कहीं मापा गया है, फोटॉन के अंदर मापा गया है। और फोटोसिंथेसिस में कितने फोटॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन के लिए 8 फोटॉन चाहिए, 8 फोटॉन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिक्वायर्ड द एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन भी हमारा फोटोसिंथेसिस का है। फोटोलाइसिस, देखिए फोटो मतलब होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी का अणु जब टूट जाता है, उसका जल अपघटन हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाशिक जल अपघटन, चूंकि वो सनलाइट की वजह से हुआ है। तो कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर या प्रकाशिक जल अपघटन के लिए क्लोरीन और मैग्नीज, इन दो तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन एंड मैग्नीज बोथ आर दी माइक्रो एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। तो पानी को तोड़ने के लिए क्लोरीन और मैग्नीज दोनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप्स ऑफ द फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर जब एटीपी बनती है, एटीपी और NADPH बनता है, तो वो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन की, ये फोटोसिंथेसिस से संबंधित है। और यहां पर ये कह रहे हैं कि कितने प्रकार का हो सकता है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 प्रकार का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, चक्रीय और अचक्रीय। तो हम कह सकते हैं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या हिंदी में कहे तो चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन और अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमिनो एसिड रिलेटेड विद द ऑक्सिन सिंथेसिस, PGR, प्लांट ग्रोथ हार्मोन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, ऑक्सिन जो हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट हार्मोन है, इस ऑक्सिन के सिंथेसिस के लिए, इस ऑक्सिन के निर्माण के लिए कौन सा अमीनो अम्ल जिम्मेदार होता है। और दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकते हैं कि द प्रिकर्सर ऑफ द ऑक्सिन, या ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उसका अग्रदूत क्या है, प्रिकर्सर ऑफ द ऑक्सिन या एमिनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑक्सिन। और दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है, ट्रिप्टोफैन जो होता है, ट्रिप्टोफैन जो अमीनो अम्ल होता है वो ऑक्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऑक्सिन जो PGR है,
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पादप वृद्धि हार्मोन है, उसके निर्माण के लिए कौन सा अमीनो अम्ल जिम्मेदार होता है? तो आपको ध्यान रखना है ट्रिप्टोफेन, और ट्रिप्टोफेन को हम लोग ऑक्सिन का अग्रदूत भी कहते हैं, या ट्रिप्टोफेन को हम लोग प्रिकर्सर ऑफ द ऑक्सिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एटीपी प्रोडक्शन इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं, यानी कि ये रेस्पिरेशन, श्वसन की बात कर रहे हैं, और रेस्पायरेशन में, श्वसन में क्रेब्स साइकिल में कितनी एटीपी बनती है? दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जब क्रेब्स साइकिल शुरुआत होने वाली होती है तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में लिंक रिएक्शन होती है। तो यहां पर इन्होंने पूछा है कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब क्रेब्स साइकिल आएगा तो कितनी एटीपी बनेगी? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्रेब्स साइकिल में 30 एटीपी बनती है, 30 एटीपी बनती है। और यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो 30 एटीपी है दोस्तों, इसमें लिंक रिएक्शन के अंदर जो बनने वाली एटीपी है वो भी आ गई है, और क्रेब्स साइकिल की एटीपी भी आ गई है, क्योंकि हमें पता है रेस्पिरेशन के अंदर टोटल जो 38 एटीपी रिलीज होती है। कितना? 38। उसमें से 8 एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस वाली होती है उसको माइनस कर देंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस की जो 8 एटीपी उनको माइनस कर देंगे तो बचेगी कितनी? 38 में से 8 जाएगा, यानी कि 30 एटीपी बचेगी। तो यहां पर क्रेब्स साइकिल में बनने वाली एटीपी कितनी है? 30। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि लिंक रिएक्शन में जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है उसकी एटीपी भी इसके अंदर शामिल होती है। दोस्तों इस प्रकार से ये आज के हमारे पहले 10 क्वेश्चन थे, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन या पीजीआर या प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर। आइए हम बात करेंगे इसके बाद अगले 10 क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारे जो अगले क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द गैसियस हार्मोन। ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो गैसियस होता है या गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम क्या है? और दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा एथाइलिन। और यहाँ पर जो एथाइलिन है जिसको हम लोग फ्रूट राइपनर या फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, इसको हम लोग गैसियस हार्मोन कहते हैं। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है और एट द टाइम ऑफ द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, यानी कि फलों के पकते समय इसकी रिलीजिंग की जो रेट होती है ये बढ़ जाती है। और हम कह सकते हैं कि इथाइलिन जो है वो फलों को पकाने वाला हार्मोन फ्रूट राइपनर हार्मोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक यानी कि वायवीय और एनएरोबिक मतलब अवायवीय। वायवीय और अवायवीय जो श्वसन होता है, जो रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक, इन दोनों में कॉमन स्टेप कौन सी होती है? इन दोनों में कॉमन सी चीज क्या होती है? दोस्तों वायवीय और अवायवीय जो श्वसन होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर वायवीय की हम बात करें या अवायवीय की हम बात करें, इनके अंतिम उत्पाद भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन वायवीय और अवायवीय, एरोबिक और एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को हम लोग ईएमपी साइकिल भी कहते हैं, इसको ईएमपी पैथवे भी कहते हैं। और दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, इन दोनों में ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन पाया ही जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाला ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है। और ये एरोबिक और एनएरोबिक या वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में कॉमन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यही क्वेश्चन दे रखा है कि ग्लाइकोलाइसिस जो अभी हमने पढ़ा कि ये एरोबिक और एनएरोबिक इन दोनों में कॉमन होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर कहां पर संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन द सेल इन विच प्लेस? दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। यही कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेशन की वो स्टेप है। ग्लाइकोलाइसिस इज द स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन विच इज ऑकर्स आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर संपन्न होता है, कोशिका द्रव में संपन्न होता है, और ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। O2 मिलेगी तो भी ग्लाइकोलाइसिस होगा और O2 नहीं मिलेगी तो भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट यानी पानी में घुलनशील वर्णक कौन सा होता है? और यहां पर हमारा आंसर आएगा एंथोसाइनिन इज द वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। और दोस्तों ये जो एंथोसाइनिन है जो कि पानी में घुलनशील होता है, यही एंथोसाइनिन फूलों की पंखुड़ियों के अंदर पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द कलर ऑफ द पीटल्स ऑफ द फ्लावर इज ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ द एंथोसाइनिन। तो फूलों की पंखुड़ियों में जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है और वो पानी के अंदर घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय। फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर सीमा कारक का सिद्धांत, क्वेश्चन है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमा कारक का सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया? वैज्ञानिक का नाम है ब्लैकमैन। तो सीमा कारक का सिद्धांत वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने दिया है और अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन सीमा कारक सिद्धांत की हम बात करें तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 4 मेजर कंपोनेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस आर CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इन 4 में से जो लिमिटिंग फैक्टर कहा गया है वो होता है CO2। तो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिटिंग फैक्टर या सीमा कारक पदार्थ कहा गया है। कंसेप्ट किसने दिया था? ब्लैकमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एजिंग ऑफ द लीव्स डिलेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ विच हार्मोन। यानी कि किसी भी पत्ती में वयता, जरा अवस्था, बूढ़ापा, वृद्धावस्था भी हम कह सकते हैं, एजिंग। तो पत्ती को बूढ़ा होने से, पत्ती को पुरानी होने से, पत्ती को जरा अवस्था में जाने से, वृद्धा अवस्था में जाने से रोक सकते हैं। कौन से हार्मोन के द्वारा? उस हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। तो हमें यहां पर अगर किसी प्लांट के अंदर वयता, एजिंग या सेंसेशन को रोकना है, जरा अवस्था को रोकना है, वृद्धा अवस्था को रोकना है, उस पौधे को हमेशा युवा अवस्था में बनाए रखना है, तो हम लोग साइटोकाइनिन का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि एजिंग को डिले करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। ये वयता या जरा अवस्था को रोक देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, C2 साइकिल। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में C3 और C4 तो पढ़ा ही है, लेकिन C2 साइकिल जो है ये किसको कहा जाता है? C2 साइकिल इज आल्सो नोन एज, और दोस्तों फोटो रेस्पायरेशन, जिसको हम लोग प्रकाश श्वसन कहते हैं, उस प्रकाश श्वसन को, उस फोटो रेस्पायरेशन को हम लोग C2 साइकिल भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट के अंदर C3 प्लांट के अंदर खास करके जो फोटो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए 3 अंग जो है वो जिम्मेदार होते हैं, पराक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है जो खाली C3 प्लांट के अंदर ही होता है उसको C2 साइकिल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग द डे टाइम यानी कि दिन के समय, ड्यूरिंग द डे टाइम यानी कि दिन के समय, इन द केम प्लांट प्रोड्यूस द CO2 फ्रॉम। दिन के समय जो केम पौधे होते हैं वो CO2 कहां से उत्पन्न करते हैं? जिन लोगों ने फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ रखा है उनको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो मेरा फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो देख लेना। मैंने ऑलरेडी यहां पर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखा है, फोटोसिंथेसिस मैंने उसमें पढ़ा रखा है। दोस्तों बाकी जितने भी प्लांट है हमारे, नॉर्मल प्लांट जो है, जनरली प्लांट हमारे, ये सारे प्लांट दिन में CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं। कहां से लेते हैं? वातावरण से लेते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है उसको प्लांट रिसीव करने के लिए अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं। दिन में पौधे, ड्यूरिंग द डे टाइम पौधे स्टोमेटा खोलते हैं, CO2 अंदर आती है। लेकिन जो केम प्लांट होते हैं इनके स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं, इनके स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं। ऐसे स्टोमेटा को हम लोगों ने कहा था स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो इनके स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं, तो फिर इनमें CO2 कहां से आती है? तो हम कहेंगे ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय केम पौधे CO2 कहां से लाते हैं? मेलिक एसिड से लाते हैं। ये मेलिक एसिड को तोड़ करके CO2 रिलीज करते हैं, और ये मेलिक एसिड जो है ये लोग रात्रि में बनाते हैं, नाइट के अंदर इनके अंदर मेलिक एसिड बनता है। तो केम साइकिल, केम प्लांट के अंदर हम बात करें तो नाइट में, रात्रि में मेलिक एसिड बनाते हैं, इनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं, CO2 को ये मेलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और दिन में उसी मेलिक एसिड को तोड़ करके ये CO2 प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर द ऑक्सिन सिंथेसिस। ये जो हार्मोन है PGR, जिसमें नंबर 1 हार्मोन, पहला हार्मोन है ऑक्सिन, उस ऑक्सिन के निर्माण के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक होता है? तो हम कहेंगे ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए, उसके संश्लेषण के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की हम बात करें तो जो जिंक होता है ये अनिवार्य है। और ये आपकी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि ऑक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सूक्ष्म तत्व की हम बात करेंगे तो जिंक आएगा, और अमीनो अम्ल की हम बात करेंगे, इसके पहले वाले मैंने क्वेश्चन में पढ़ाया था, तो अमीनो एसिड में ट्रिप्टोफेन जो है वो आता है। तो आपको यहाँ पर अमीनो अम्ल की हम बात करें तो ऑक्सिन हार्मोन के लिए अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफेन याद करना है, और सूक्ष्म तत्व बात करें हम तो जिंक यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
अंडर द स्ट्रेस कंडीशन, अंडर द स्ट्रेस मतलब सूखा पड़ते समय, तनाव के दौरान, तनाव यानी कि जब पौधे के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो अंडर द स्ट्रेस कंडीशन प्लांट सिंथेसाइज दी, पौधे कौन सा हार्मोन बना लेते हैं? स्ट्रेस, सूखा जब पड़ता है तो पौधों की पत्तियों के अंदर ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन बन जाता है। और ये जो ABA दोस्तों, ये इसके संश्लेषण की वजह से, इसके निर्माण की वजह से पौधों की पत्ती के अंदर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और पत्ती में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे पानी की बचत कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ABA है ये पत्ती में कब बनता है? जब सूखा पड़ जाता है, स्ट्रेस कंडीशन में, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा गया है। ABA को हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। और चूंकि ये ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है, इसलिए इसको एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन भी कहते हैं। चूंकि ये ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है? कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है? ये स्टोमेटा को बंद कर देता है, इसीलिए इसी ABA को स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सूखा पड़ने के दौरान ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन इन द प्लांट ABA या एब्सिसिक एसिड बनता है। इस प्रकार से ये हमारे 20 क्वेश्चन हुए। आइए हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चन के बारे में। कौन से क्वेश्चन है? देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल। देखिए दोस्तों, यहां पर 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, सतत 4 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर प्रकार के एग्जाम में कितनी ही बार पूछे हुए हैं। क्या है? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन हेज एंड स्लेक साइकिल। ठीक, तो 2 क्वेश्चन तो CO2 एक्सेप्टर के ऊपर बनते हैं, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर या प्रथम CO2 ग्राही के ऊपर। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द हेज एंड स्लेक साइकिल। यहां पर दोस्तों पहली चीज तो यह है कि केल्विन साइकिल को हम लोग C3 साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। तो आपको ध्यान रखना है, केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं मतलब C3 साइकिल की बात कर रहे हैं, और हेज और स्लेक साइकिल की बात कर रहे हैं यानी कि वो C4 साइकिल की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, केल्विन यानी कि C3 और हेज और स्लेक यानी कि C4 साइकिल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल या C3 प्लांट में CO2 को एक्सेप्ट करने वाला CO2 ग्राही होता है RUBP। यहां पर RUBP का पूरा नाम है रिबुलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, कई बार RUBP के स्थान पर RUDP भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस प्रकार से RUBP रिबुलोज बाइफॉस्फेट है, उसी प्रकार से रिबुलोज डाइफॉस्फेट भी हो सकता है। तो ये केल्विन साइकिल या C3 प्लांट का CO2 ग्राही होता है। जबकि हम बात करें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन हेज एंड स्लेक, हेज एंड स्लेक यानी कि C4 प्लांट में, C4 पौधों में CO2 ग्राही कौन होता है? तो वहां पर होता है PEP, और यहां पर PEP का पूरा नाम है फास्फोइनोल पाइरुवेट। क्या नाम है? फास्फोइनोल पाइरुवेट। दोस्तों ये 2 अलग अलग प्लांट के अंदर CO2 एक्सेप्टर या CO2 ग्राही होते हैं। अब हमें बात करना है कि ये जो केल्विन साइकिल है, इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बनता है? केल्विन चक्र में पहला स्थायी उत्पाद, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल, या हम कह सकते हैं C3 साइकिल। तो यहां पर बनता है PGA, PGA यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड। जबकि अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन हेज एंड स्लेक साइकिल, हेज और स्लेक साइकिल में पहला स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है? तो यहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा OAA या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन 4 में क्या रिलेशन है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, RUBP जब CO2 को एक्सेप्ट करता है, CO2 को ग्रहण करता है काई में, केल्विन साइकिल C3 चक्र के अंदर, तो वो क्या बना देता है? वो बना देता है PGA। ठीक, हेज और स्लेक साइकिल या C4 साइकिल में जो PEP होता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट, ये जब CO2 को एक्सेप्ट करता है, CO2 को ग्रहण करता है, तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इनमें रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। RUBP क्या बना देगा? PGA, और PEP क्या बना देगा? OAA। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और ये जो है, ये केल्विन साइकिल और हेज और स्लेक साइकिल या C3 और C4,
इन दोनों पौधों के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटो रेस्पिरेशन इज हाई इन विच प्लांट? द रेट ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण की जो दर होती है वो किस प्रकार के पौधों में बहुत उच्च होती है? दोस्तों फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण, जिसको C2 साइकिल भी हम लोगों ने कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में। पहली चीज तो ये कि फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट के अंदर ही होता है। कब होता है, किन में होता है? C3 प्लांट के अंदर। और ये भी कब होता है? दोपहर के समय, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन यानी कि O2 की सांद्रता बढ़ जाती है, तब ये दोपहर के समय C3 जो प्लांट होते हैं ये फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश शोषण ये C3 प्लांट के अंदर ही होता है और वो भी दोपहर के समय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वांटम यील्ड इन फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्वांटम उत्पादन कितना होता है? क्वांटम यील्ड जो दोस्तों एक्चुअल में क्या है, ये कितने ऑक्सीजन के अणु मुक्त हुए हैं और कितने प्रकाश का इस्तेमाल हुआ है। हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलीजिंग ऑफ दी वन मोलिक्यूल ऑफ दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए कितना लाइट चाहिए उसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड। और जनरली दोस्तों क्वांटम यील्ड के लिए यहाँ इसकी वैल्यू है 0.12। ये क्यों है दोस्तों? ये इसलिए है कि वन मोलिक्यूल ऑक्सीजन के एक अणु के लिए 8 क्वांटा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। एक अणु के लिए 8 क्वांटा सनलाइट की आवश्यकता होती है। अब आप 1 में 8 का अगर भाग लगा देंगे, मैं कह रहा हूं आपको फिर से, ऑक्सीजन के एक अणु को मुक्त करने के लिए 8 क्वांटा सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो यहां पर 1 में जब 8 का हम भाग लगाएंगे हमारा आंसर आएगा 0.12%। ये क्वांटम यील्ड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द इथाइलिन। इथाइलिन जो हार्मोन है, जो कि गैसियस हार्मोन होता है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन है, इस इथाइलिन के निर्माण के लिए इसका अग्रदूत कौन सा होता है? जिस प्रकार से हमने ऑक्सिन के लिए पढ़ा था वहां पर ट्रिप्टोफेन था, उसी प्रकार से यहां पर इथाइलिन के जैव संश्लेषण में मेथियोनिन की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं मेथियोनिन इज द प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द इथाइलिन हार्मोन, या इथाइलिन के निर्माण के लिए हम यहां पर मेथियोनिन की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना है हमें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन को कैसे मापा जाता है? और वाष्पोत्सर्जन जिसमें द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के वायवीय भाग से जब जल की हानि होती है वाष्प के रूप में, तो हम उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। और उसको मापने के लिए पोटोमीटर का इस्तेमाल होता है। साइंटिस्ट का नाम है गेनांग, तो पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पर गेनांग पोटोमीटर। तो गेनांग पोटोमीटर वो यंत्र है दोस्तों जिससे हम लोग ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोमेटा रेगुलेटिंग एलिमेंट। स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा को खुलने और बंद करने वाले तत्व का नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर जो पोटेशियम है, के मतलब पोटेशियम, ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग या स्टोमेटा के रेगुलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जेड स्कीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज आल्सो कॉल्ड। दोस्तों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में हमने पढ़ा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि 2 प्रकार का था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, चक्रीय और अचक्रीय। तो जो नॉन साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जो अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसी को हम लोग जेड स्कीम कहते हैं। और ये आपकी एग्जाम पूछा हुआ है, इसके साइंटिस्ट है हिल और बेंडाल। तो हिल और बेंडाल जो है उसके साइंटिस्ट है, और नॉन साइक्लिक को, अचक्रीय को हम लोग जेड स्कीम कहते हैं। साथियों इस प्रकार से ये अभी तक 30 हमारे क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर हो गए हैं। आइए हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारे जो अगले क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ द CO2 इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर यानी कि वातावरण के अंदर अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर के अंदर अभी प्रेजेंट में जो CO2 का लेवल है वो है 385 ppm,
और ये 385 ppm है, ये लगभग 400 ppm के आसपास हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि CO2 का जो लेवल है एटमॉस्फेयर के अंदर वो 385 ppm के आसपास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनहिबिशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस बाय O2 इज कॉल्ड, यानी कि इनहिबिशन मतलब कि रोक देना किसको? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को जब रोक दिया जाता है किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसा जनरली कब होता है? एट द टाइम ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण के समय, यानी कि दोपहर के समय जब एटमॉस्फेयर में, वातावरण में O2 की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है तो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस रुक जाता है और उसको बोलते हैं प्रकाश शोषण। और उस घटना को हम क्या बोलेंगे? वारबर्ग प्रभाव या वारबर्ग इफेक्ट कहा जाता है। तो आपकी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय वारबर्ग इफेक्ट, वारबर्ग प्रभाव क्या होता है? हम कहेंगे इन द एटमॉस्फेयर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज डिक्रीज। वातावरण के अंदर अगर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, उसको वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, RQ फॉर द कार्बोहाइड्रेट, द वैल्यू ऑफ द RQ। यहां पर R और Q का पूर्ण होता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट। रेस्पिरेटरी क्वोशंट को हम बोलते हैं श्वसन गुणांक, और कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। और जनरली अगर देखा जाए दोस्तों कि श्वसन गुणांक होता क्या है, तो हम कह सकते हैं यहां पर CO2 बाय O2। रेस्पिरेशन में, श्वसन में कितने ऑक्सीजन के अणुओं का इस्तेमाल होता है और कितनी CO2 मुक्त हो जाती है, उसके अनुपात को क्या बोलते हैं? RQ बोलते हैं, श्वसन गुणांक बोलते हैं। अलग अलग जो पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड है, इन सभी का RQ मान अलग अलग आता है। जिन लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ रखा है, रेस्पिरेशन का वीडियो देख रखा है, या फिर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिनको शुरू से पढ़ना है बेसिक लेवल से, वो लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। मैं उन लोगों को ऑनलाइन पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है वो पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर RQ कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता रखा है, और भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर RQ क्या होता है? CO2 और O2 का अनुपात, श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 और श्वसन में प्रयुक्त होने वाली O2 के अनुपात को RQ बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान 1 होता है। वसा और प्रोटीन के लिए RQ का मान 1 से कम, लेस देन यूनिटी। किसके लिए? फॉर फैट एंड प्रोटीन। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कार्बनिक अम्ल, चाहे वो मैलिक एसिड हो जाए या ऑक्जेलिक एसिड हो जाए, तो जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसके लिए RQ का मान 1 से ज्यादा होता है। तो RQ की वैल्यू अलग अलग होती है और सारी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जिसको हम लोगों ने EMP पैथवे भी कहा है, ग्लाइकोलाइसिस जो कि रेस्पिरेशन में पाया जाता है, इसका अंतिम उत्पाद क्या है? और कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाइरुविक एसिड होता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज के एक अणु से, फ्रॉम द सिंगल मोलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज 2 मोलिक्यूल ऑफ द पाइरुविक एसिड आर ऑब्टेन्ड। ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं, और ये ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत कहां से होती है? ग्लूकोज से होती है। शुरुआत होती है ग्लूकोज से और एंड कहां होता है? पाइरुविक एसिड पे। कितने अणु? 2 अणु। ओके, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम IAA isolated from the human urine by the scientist। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो कि एक प्रकार का हार्मोन है, जो ऑक्सिन के अंदर हम पढ़ते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन के अंदर जो IAA इंडोल एसिटिक एसिड है दोस्तों, इसको मानव मूत्र से अलग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कोगल थे। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कोगल नामक साइंटिस्ट ने IAA या इंडोल एसिटिक एसिड को ह्यूमन के यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, हु आइसोलेटेड द जियाटिन फ्रॉम द कॉर्न सीड। जियाटिन जो कि साइटोकाइनिन हार्मोन का नाम है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है उसका नाम है जियाटिन, उसी को काइनेटिन भी हम कहते हैं। उस जियाटिन को मक्का के बीज से अलग करने वाले, आइसोलेट मतलब होता है अलग कर लेना, कहां से? कॉर्न सीड, मक्का के बीज से जियाटिन को अलग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लिथम जो है ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने आइसोलेट किया था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, CO2 फिक्सेशन
अब CO2 फिक्सेशन इन द प्लांट, पौधे में CO2 का स्थिरीकरण कौन करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस में जब CO2 का फिक्सेशन होता है प्लांट के अंदर, तो सेल के अंदर कहां पर होता है दोस्तों? सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट सॉरी द फिक्सेशन ऑफ द CO2 इज टेक प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 का स्थिरीकरण सेल के अंदर स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, और वहीं पर डार्क रिएक्शन अंधकार अभिक्रिया होती है और CO2 का फिक्सेशन डार्क रिएक्शन या अंधकार अभिक्रिया में ही होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रेन्स टाइप एनाटोमी इज फाउंड इन विच प्लांट? अब ये क्रेन्स प्रकार की जो आकारिकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। क्रेन्स प्रकार की जो आकारिकी, क्रेन्स एनाटोमी, ये C4 प्लांट में पाई जाती है। अब क्रेन्स एनाटोमी क्या होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन C4 प्लांट लीव्स। इनकी पत्ती में क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। और डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट में एक होता है मीजोफिल वाला क्लोरोप्लास्ट, एक होता है बंडल शीथ वाला क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल में ग्रेना प्रेजेंट होता है, बंडल शीथ में ग्रेना एब्सेंट होता है। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है आपको ये। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि C4 प्लांट जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार का होता है, उसको हम लोग क्रेन्स एनाटोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन C4 साइकिल, C4 साइकिल मतलब हेच और स्लेक साइकिल, इन C4 साइकिल केल्विन साइकिल इज ओकर्स इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं हो सकता। देखिए, वैसे हम पढ़ते हैं कि C4 साइकिल अलग होता है और केल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन C4 साइकिल, यानी कि C4 साइकिल के अंदर क्या केल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल पाया जाता है? दोस्तों वैसे तो C4 साइकिल अलग होता है, C3 साइकिल अलग होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है C4 प्लांट जो होते हैं, C4 प्लांट में C3 साइकिल भी होता है। कहां पर होता है? वो होता है बंडल शीट के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। C4 जो प्लांट होते हैं, उन C4 प्लांट के अंदर दो दो साइकिल चलते हैं, C4 भी चलता है और C3 भी चलता है। क्वेश्चन ये कि C4 प्लांट में C3 यानी कि केल्विन कहां चलेगा? बंडल शीट में चलेगा, जबकि C4 प्लांट में C4 साइकिल कहां चलता है? मीजोफिल में चलता है। क्योंकि C4 प्लांट में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कौन कौन से? मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल। तो आपको ध्यान रखना है C4 प्लांट की मीजोफिल कोशिका में C4 साइकिल चलता है और C4 प्लांट की बंडल शीट कोशिका में C3 साइकिल या केल्विन साइकिल चलता है, यानी कि दोनों साइकिल चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये। फिर हम बात करें मेजर फॉर्म ऑफ द कार्बन ट्रांसफर इन द प्लांट। पौधों के अंदर जो कार्बन है जिसका ट्रांसलोकेशन होता है, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जब कार्बन का ट्रांसफर होता है तो किस रूप में होता है, कौन से फॉर्म में होता है? इतना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर 3 इसके आंसर बनते हैं। क्या बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मेजर फॉर्म ऑफ द कार्बन ट्रांसफर इन द प्लांट, प्लांट के अंदर कार्बन जब बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ग्लूकोज के रूप में बनता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म क्या है कार्बन का? ग्लूकोज। ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कार्बन की प्लांट में, सुक्रोज उसका आंसर आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग होती है कार्बन की ग्लूकोज के रूप में, ट्रांसफर होता है सुक्रोज के रूप में, और स्टोरेज होता है स्टार्च के रूप में। तो कार्बन के 3 रूप में आपको बता रहा हूं। प्लांट में द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज ग्लूकोज, बनता ग्लूकोज है, ट्रांसफर सुक्रोज का होता है और स्टोरेज भंडारण स्टार्च का होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको, और तीनों आंसर आपको यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे, ये जो आज के 40 क्वेश्चन हो गए, अब आज के अंतिम 10 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे आज के अंतिम 10 क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्लांट फिजियोलॉजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, यहां पर हमारा क्वेश्चन है, द एपिकल डोमिनेंस इज द रिजल्ट ऑफ। एपिकल डोमिनेंस, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता या शीर्ष प्रमुखता। और एपिकल डोमिनेंस कौन से हार्मोन की वजह से होता है, या एपिकल डोमिनेंस कौन से हार्मोन का रिजल्ट है दोस्तों? तो यहां हम बोलेंगे ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से प्लांट में एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रभाविता आती है। और एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? तो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और पौधा बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट
या रिचमंड लेंग प्रभाव। तो रिचमंड लेंग इफेक्ट जो होता है ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है? और दोस्तों रिचमंड लेंग इफेक्ट क्या होता है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द साइटोकाइनिन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द साइटोकाइनिन द डिले द सेंसेशन इन द प्लांट। यानी कि पौधे में साइटोकाइनिन का छिड़काव कर देंगे, साइटोकाइनिन का इस्तेमाल कर देंगे तो पौधे के अंदर वयता या जरा अवस्था या वृद्धि या बुढ़ापे वाली जो अवस्था है वो रुक जाती है। तो पौधे में एजिंग को रोक देते हैं, डिले सेंसेशन हो जाता है, या वयता या जरा अवस्था या बुढ़ापे को रोक देता है। कौन? साइटोकाइनिन। उसको बोलेंगे रिचमंड लेंग इफेक्ट। तो ये साइटोकाइनिन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली कड़ी का नाम क्या है दोस्तों? और उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में जोड़ने वाली कड़ी या योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कौन सी होती है? तो एसिटाइल कोएंजाइम को हम लोग बोलते हैं कि वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में जोड़ देती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइपोस्टोमेटिक प्लांट्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोस्टोमेटिक, हाइपो मतलब क्या होता है? नीचे। क्वेश्चन है ऐसे प्लांट जिनके अंदर स्टोमेटा पत्ती के अंदर नीचे वाली साइड में होते हैं, ऊपर की साइड में नहीं होते। स्टोमेटा आर प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। पत्ती की निचली साइड पे स्टोमेटा होते हैं, अपर साइड पर नहीं होते। ऐसे प्लांट कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? इस प्रकार के प्लांट टेम्परेट रीजन या शीतोष्ण क्षेत्र या जो बर्फीले इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके, वहां पर पाए जाते हैं। एप्पल और मलबेरी यानी कि जो सेवफल का जो पौधा होता है, वालनट अखरोट का जो पौधा होता है, उनमें इस प्रकार के स्टोमेटा होते हैं कि पत्ती के नीचे साइड पे स्टोमेटा होंगे, ऊपर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन। यस, अवायवीय जो श्वसन है बेटा, उसका अंतिम उत्पाद क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो अवायवीय श्वसन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें एथाइल एल्कोहल भी बनता है, साथ में CO2 भी रिलीज होती है। तो एनएरोबिक या अवायवीय श्वसन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है, उसका लास्ट प्रोडक्ट होता है एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज या क्रेब साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। क्रेब साइकिल जो कि रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रेब साइकिल। उस क्रेब साइकिल को और क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेब साइकिल को TCA साइकिल भी कहते हैं और इसी को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्रेब साइकिल होता है जो कि रेस्पिरेशन या श्वसन में एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसके दो नाम है TCA साइकिल। TCA का पूरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो TCA का पूरा नाम क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसी को साइट्रिक एसिड साइकिल भी हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेड ड्रॉप वाज गिवन बाय। फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर रेड ड्रॉप कौन से वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों? रेड ड्रॉप देने वाले वैज्ञानिक थे इमर्सन। और इमर्सन ने कहा था कि सनलाइट, रेड कलर का जो लाइट होता है उसकी वेवलेंथ अगर 680 को क्रॉस कर जाती है तो तरंग दैर्ध्य अगर 680 से ज़्यादा हम देंगे, वेवलेंथ इज मोर देन 680 नैनोमीटर अगर ये देंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट में गिरावट आ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण पौधे के अंदर कम होने लगता है। उसको रेड ड्रॉप कहा गया था, उसको इमर्सन का रेड ड्रॉप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किचन ऑफ दी सेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि प्लांट की सेल के अंदर किचन किसको कहते हैं दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को किचन ऑफ दी सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार से हमारे घर में, हमारे किचन में भोजन बनता है, खाना बनता है, उसी प्रकार से प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्लूकोज बनता है वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को प्लांट का किचन कहा जाता है। प्लांट सेल का किचन क्लोरोप्लास्ट होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आल्सो कॉल्ड सेल विथ इन सेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जिसको सेल विथ इन सेल कहते हैं? कोशिका के अंदर कोशिका, सेल विथ इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका कौन सा अंग कहलाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विथ इन सेल कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको इंजन ऑफ दी सेल भी कहते हैं, कोशिका का इंजन भी कहते हैं, इसको ATP बिल या पावर हाउस या बिजली घर भी कहते हैं, उसको सेल विथ इन सेल भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। और आज का आखिरी क्वेश्चन है,
इन फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द विच कंपाउंड, प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीडेशन किसका होता है और रिडक्शन किसका होता है। हम ये तो पता दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण जो है वो ऑक्सीकरण भी क्रिया है और अवकरण भी क्रिया है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन किसका होता है और रिडक्शन किसका होता है, ये आपकी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑक्सीडेशन होता है H2O का, यानी कि जल का, तो ऑक्सीडेशन पानी का होता है और रिडक्शन जो होता है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। फोटोसिंथेसिस कौन सी क्रिया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि दोनों काम होते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, जल का, और रिडक्शन किसका होता है, CO2 का। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑक्सीडेशन होता है लाइट रिएक्शन में या हिल रिएक्शन में, जबकि रिडक्शन जो होता है वो डार्क रिएक्शन में होता है। ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है ग्रेना के अंदर, जबकि रिडक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। और जिन लोगों ने फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, जिनको मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है, ये सारी बातें मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों को बेसिक लेवल से और पढ़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल वो हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस के साथ में, बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ में हम लोग सारे डिपार्टमेंट आपको पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों कल के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, अगला जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं दोस्तों, वो सीड टेक्नोलॉजी यानी कि बीज प्रौद्योगिकी के ऊपर रहेगा। तो अगला जो वीडियो है, कल वाला हमारा लेक्चर रहेगा, वो सीड टेक्नोलॉजी या बीज प्रौद्योगिकी के ऊपर रहेगा। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इनको अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपके दोस्त भी इन सुविधाओं का लाभ ले सके दोस्तों। और भी आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।